नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुफ्त का यश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उन दिनों संयोग से हाकिम जिला एक रसिक सज्जन थे। इतिहास और पुराने सिक्कों की खोज में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। ईश्वर जाने दफ्तर के सूखे कामों से उन्हें ऐतिहासिक छानबीन के लिए कैसे समय मिल जाता था। वहां तो जब किसी अफसर से पूछिए तो वह यही कहता है, मारे काम के मरा जाता हूं, सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। शायद शिकार और सैर भी उनके काम में शामिल है। उन सज्जन की कीर्तियां मैंने देखी थीं और मन में उनका आदर करता था, लेकिन उनकी अफसरी किसी प्रकार की घनिष्ठता में बाधक थी। मुझे संकोच था कि अगर मेरी ओर से पहल हुई तो लोग यही कहेंगे कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, और मैं किसी दशा में भी यह इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता। मैं तो हुक्काम की दावतों और सार्वजनिक उत्सवों में नेवता देने का भी विरोधी हूँ, और जब कभी सुनता हूँ कि किसी अफसर को किसी आम जलसे का सभापति बनाया गया, या कोई स्कूल, औषधालय या विधवाश्रम किसी गवर्नर के नाम से खोला गया, तो अपने देश बंधुओं की दास मनोवृत्ति पर घंटों अफसोस करता हूँ। मगर जब एक दिन हाकिम जिला ने खुद मेरे नाम एक रुक्का भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बंगले पर आने का कष्ट स्वीकार करेंगे, तो मैं बड्डे दुविधा में पड़ी डीच गया। क्या जवाब दूं? अपने दो एक मित्रों से सलाह ली। उन्होंने कहा, साफ लिख दीजिए, मुझे फुर्सत नहीं। वह हाकिम जिला होंगे तो अपने घर के होंगे। कोई सरकारी व जाब्ते का काम होता तो आपका जाना अनिवार्य था, लेकिन निजी मुलाकात के लिए जाना आपकी शान के खिलाफ है। आखिर वह खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए? इससे क्या उनकी शान में बट्टा लगा जाता था? इसीलिए तो खुद नहीं आए कि वह हाकिम जिला है। इन अहमक हिंदुस्तानियों को कब यह समझ आएगी कि दफ्तर के बाहर वे भी वैसे ही साधारण मनुष्य हैं जैसे हम या आप। शायद ये लोग अपनी घरवालियों से भी अफसरी जताते होंगे। अपना पद उन्हें कभी नहीं भूलता। एक मित्र ने, जो लतीफ़ों के चलते फिरते तिजोरी हैं, हिंदुस्तानी अफसरों के विषय में कई बद्दी मनोरंजक घटनाएं सुनाई। एक अफसर साहब ससुराल गए। शायद स्त्री को विदा कराना था। जैसा आम रिवाज है, ससुर जी ने पहले ही वादे पर लड्डचकी को विदा करना उचित न समझा। कहने लगे, बेटा, इतने दिनों के बाद आई है, अभी कैसे विदा कर दूं? भला महीने तो रहने दो। उधर धर्मपत्नी जी ने भी नाइन से संदेश कहला भेजा, अभी मैं नहीं जाना चाहती। आखिर माता पिता से भी तो मेरा कोई नाता है। कुछ तुम्हारे हाथ बिक थोड़े ही गई हूं। दामाद साहब अफसर थे, जामे से बाहर हो गए। तुरंत गुड्डे पर बैठे और सदर की राह ली। दूसरे ही दिन ससुर जी पर सम्मन जारी कर दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी तुरंत लड्डकी को साथ लेकर दामाद की सेवा में जा पहुंचा। तब जाके उनकी जान बची। ये लोग ऐसे मिथ्याभिमानी होते हैं, और फिर तुम्हें हाकिम जिला से लेना ही क्या है? अगर तुम कोई विद्रोहात्मक गल्प व लेख लिखोगे तो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाओगे। हाकिम जिला जरा भी मुरौवत ना करेंगे। कह देंगे ये गवर्नमेंट का हुक्म है। मैं क्या करूं? अपने लड़डचके के लिए कानून गोई या नायब तहसीलदारी की लालसा तुम्हें है नहीं। व्यर्थ क्यों दौड़ते जाओ? लेकिन मुझे मित्रों की यह सलाह पसंद ना आई। दोस्तों, माफ कीजिएगा अगर मैं आपको वीडियो के बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। हमारे आंकड़े बताते हैं कि 98% से भी ज्यादा लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें और भी ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और आपके साथ शेयर करें। हर एक सब्सक्राइबर से हमें नई एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। एक भला आदमी जब निमंत्रण देता है तो केवल इसलिए अस्वीकार कर देना कि हाकिम जिला ने भेजा है, मुठ मरती है। बेशक हाकिम साहब मेरे घर आ जाते तो उनकी शान कम न होती। उदार हृदय वाला आदमी बेतकल्लुफ चला आता। लेकिन भाई, जिले की अफसरी बद्धी चीज है, और एक उपन्यासकार की हस्ती ही क्या है। इंग्लैंड या अमेरिका में गल्प लेखकों और उपन्यासकारों की मेज पर निमंत्रित होने में प्रधानमंत्री भी अपना गौरव समझेगा। हाकिम जिला की तो गिनती ही क्या है। लेकिन यह भारतवर्ष है, जहां हर एक रईस के दरबार में कवि सम्राटों का जत्था रईस के कीर्तिमान के लिए जमा रहता था, और आज भी ताजपोशी में हमारे लेखक वृंद बिना बुलाए राजाओं की खिदमत में हाजिर होते हैं, कसीदे पेश करते हैं और इनाम के लिए हाथ पसारते हैं। तुम ऐसे कहा कि बड्ढे वह हो
कि हाकिम जिला तुम्हारे घर चला आए? जब तुम में इतनी अकद्दच और तुनुक मिजाजी है, तो वह तो जिले का बादशाह है। अगर उसे कुछ अभिमान भी हो तो उचित है। इसे उसकी कमजोरी कहो, बेहूदगी कहो, मूर्खता कहो, उजड्डता कहो, फिर भी उचित है। देवता होना गर्व की बात है, लेकिन मनुष्य होना भी अपराध नहीं। और मैं तो कहता हूं, ईश्वर को धन्यवाद दो कि हाकिम जिला तुम्हारे घर नहीं आए, वरना तुम्हारी कितनी भद्द होती। उनके आदर सत्कार का सामान तुम्हारे पास कहाँ था? गद की एक कुर्सी भी नहीं है। उन्हें क्या 3 टांगों वाले सिंहासन पर बैठाते या मटमैले जाजिम पर? 3 पैसे की 24 बीदियां पीकर दिल खुश कर लेते हो। है सामर्थ्य रुपये के 2 सिगार खरीदने की। तुम तो इतना भी नहीं जानते कि वह सिगार मिलता कहाँ है, उसका नाम क्या है। अपना भाग्य सराहो कि अफसर साहब तुम्हारे घर नहीं आए और तुम्हें बुला लिया। 4-5 रुपए बिगड़ा भी जाते और लज्जती भी होना पड़ जाता। और कहीं तुम्हारे परम दुर्भाग्य और पापों के दंड स्वरूप उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ होती, तब तो तुम्हें धारती में समा जाने के सिवा और कोई ठिकाना न था। तुम या तुम्हारी धर्म पत्नी उस महिला का सत्कार कर सकती थी। तुम्हारी तो घिघी बंध जाती साहब, बदहवास हो जाते। वह तुम्हारे दीवान खाने तक ही न रहती जिसे तुमने गरीबामू ढंग से सजा रखा है। वहां तुम्हारी गरीबी अवश्य है, पर फूहदपन नहीं। अंदर तो पग पग पर फूहदपन के दृश्य नजर आते। तुम अपने में फटे पुराने पहनकर और अपनी विपन्नता में मग्न रहकर जिंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन कोई भी आत्माभिमानी आदमी यह पसंद नहीं कर सकता कि उसकी दुर्वस्था दूसरों के लिए विनोद की वस्तु बने। इन लेडी साहिबा के सामने तो तुम्हारी जबान बंद हो जाती। चुनांचे मैंने हाकिम जिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और यद्यपि उनके स्वभाव में कुछ अनावश्यक अफसरी की शान थी, लेकिन उनके स्नेह और उदारता ने उसे यथासाध्य प्रकट न होने दिया। कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का कोई मौका न दिया। अफसराना प्रकृति को तब्दील करना उनकी शक्ति के बाहर था। मुझे इस प्रसंग को कोई महत्व देने की कोई बात भी न थी। महत्व न दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया, कुछ गपशप किया और लौट आया। किसी से इसका जिक्र करने की जरूरत ही क्या, मानो भाजी खरीदने बाजार गया था। लेकिन टोहियों ने जाने कैसे टोह लगा लिया। विशेष समुदायों में यह चर्चा होने लगी कि हाकिम जिला से मेरी बद्धी गहरी मैत्री है और वह मेरा बद्धा सम्मान करते हैं। अतिशयोक्ति ने मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया। यहां तक मशहूर हुआ कि वह मुझसे सलाह लिए बगैर कोई फैसला या रिपोर्ट नहीं लिखते। कोई भी समझदार आदमी इस ख्याति से लाभ उठा सकता था। स्वार्थ में आदमी बावला हो जाता है, तिनके का सहारा ढूंढता फिरता है। ऐसों को विश्वास दिलाना कुछ मुश्किल न था कि मेरे द्वारा उनका काम निकल सकता है, लेकिन मैं ऐसी बातों से घृणा करता हूँ। सैकड़ों व्यक्ति अपनी कथाएं लेकर मेरे पास आए। किसी के साथ पुलिस ने बेजा ज्यादती की थी, कोई इनकम टैक्स वालों की सख्तियों से दुखी था। किसी की यह शिकायत थी कि दफ्तर में उसकी हकतलफी हो रही है और उसके पीछे के आदमियों को दनादन तरक्कियां मिल रही हैं। उसका नंबर आता है तो कोई परवाह नहीं करता। इस तरह का कोई न कोई प्रसंग नित्य ही मेरे पास आने लगा, लेकिन मेरे पास उन सबके लिए एक ही जवाब था, मुझसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक सहपाठी मित्र आ टपके। हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे। कोई 45 साल की पुरानी बात है। मेरी उम्र 29 साल से अधिक न थी। वह भी लगभग इसी उम्र के रहे होंगे, लेकिन मुझसे कहीं बलवान और हृष्टपुष्ट। मैं ज़हीन था, वह निरे कौदन। मौलवी साहब उनसे हार गए थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझ पर डाल दिया था। अपने से दुगुने व्यक्ति को पढ़ाना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता था और खूब मन लगाकर पढ़ाता। फल ये हुआ कि मौलवी साहब की टीडीडीजी जहां असफल रही, वहां मेरा प्रेम सफल हो गया। बलदेव चल निकला, खालिक बारी तक जा पहुंचा, मगर इस बीच में मौलवी साहब का स्वर्गवास हो गया और वह शाखा टूट गई। उनके छात्र भी इधर उधर हो गए। तब से बलदेव को केवल मैंने 2-3 बार रास्ते में देखा। मैं अब भी वही सींकिया पहलवान हूं और वह अब भी वही भीम का है। राम राम हुई, क्षेम कुशल पूछा और अपनी अपनी राह चले गए। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भाई बलदेव, मजे में तो हो। कैसे याद किया, क्या करते हो आजकल? बलदेव ने व्यथित कंठ से कहा, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं भाई, और क्या। तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। याद करो वह मकतब वाली बात, जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे।
तुम्हारी बदौलत 4 अक्षर पढ़ गया और अपनी जमींदारी का काम संभाल लेता हूँ, नहीं तो मूर्ख ही बना रहता। तुम मेरे गुरु हो भाई, सच कहता हूँ। मुझ जैसे गधों को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। न जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ। तुम जो पढ़ाते थे वह बिना याद किए ही याद हो जाता था। तुम तब भी बड्ढे ज़हीन थे। ये कहकर उन्होंने मुझे सगर्व नेत्रों से देखा। मैं बचपन के साथियों को देखकर फूल उठता हूँ। सजल नेत्र होकर बोला, मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़ कर तुम्हारे गले लिपट जाऊं। 45 वर्ष का युग मानो बिल्कुल गायब हो जाता है। वह मकतब आंखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी मनोहरताओं के साथ ताजा हो जाता है। बलदेव ने भी द्रवित कंठ से उत्तर दिया, मैंने तो भाई तुम्हें सदैव अपना इष्ट देव समझा है। जब तुम्हें देखता हूं तो छाती गज भर की हो जाती है कि वह मेरा बचपन का संगी जा रहा है, जो समय आप पड्डी बेचने पर कभी दगा न देगा। तुम्हारी बद्दाई सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता हूं। लेकिन यह बताओ, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? कुछ खाते पीते क्यों नहीं? सूखते क्यों जाते हो? घी न मिलता हो तो 2-4 कनस्तर भिजवा दूं। अब तुम भी बूढ़े हुए, खूब डटकर खाया करो। अब तो देह में जो कुछ तेज और बल है वह केवल भोजन के अधीन है। मैं तो अब भी सेर भर दूध और पाव भर घी उड्ढाए जाता हूँ। इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। जिंदगी भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे। अब कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर आज कंधा डाल दूं तो कोई एक लोटे पानी को न पूछे। इसलिए खूब खाता हूं और सबसे ज्यादा काम करता हूं। घर पर अपना रोब बना हुआ है, वही जो तुम्हारा जेठा लड्डक का है। उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है। जवानी के मद में किसी को कुछ समझता नहीं है भी अच्छा खासा पहलवान। दारोगा जी से एक बार कुछ कहा, सुनी हो गई। तब से घात में लगे हुए थे। इधर गांव में एक डाका पड्डा डेडेच गया। दारोगा जी ने तहकीकात में उसे भी फांस लिया। आज 1 सप्ताह से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील डिप्टी के इजलास में है और मोहम्मद खलील और दारोगा जी से दांत काटी रोटी है। अवश्य सजा हो जाएगी। अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है। और कोई आशा नहीं है। सजा तो जो होगी वह होगी ही। इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है, आप खुद चलकर तहकीकात कर लें। बस देखो भाई, बचपन के साथी हो, नहीं ना करना। जानता हूं तुम इन मुआमलों में नहीं पटडकते और तुम्हारे जैसे आदमी को पटडचना भी ना चाहिए। तुम प्रजा की लड्ढाई लड्डनने वाले जीव हो। तुम्हें सरकार के आदमियों से मेल जोल बढ़ाना उचित नहीं, नहीं तो जनता की नजरों से गिर जाओगे। लेकिन यह घर का मुआमला है। इतना समझ लो कि मुआमला बिल्कुल झूठ ना होता तो मैं कभी तुम्हारे पास ना आता। लड्डके की माँ रो रो कर जान दिए डालती है। बहू ने दाना पानी छोड़दा रखा है। 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मैं तो थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, लेकिन दोनों सास बहू तो निराहार पड्डडी हुई हैं। अगर बच्चा को सजा हो गई तो दोनों मर जाएंगी। मैंने यही कहकर उन्हें ढारहस दिया है कि जब तक हमारा छोटा भाई सलामत है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी एक पुस्तक पढ़ी है। वह तो तुम्हें देवतुल्य समझती है और जब कोई बात होती है तुम्हारी नज़ीर देकर मुझे लज्जित करती है। मैं भी साफ कह देता हूं, मैं उस छोकरे की सी बुद्धि कहाँ से लाऊं। तुम्हें उसकी नज़रों से गिराने के लिए तुम्हें छोकरा मरियल सभी कुछ कहता हूं, पर तुम्हारे सामने मेरा रंग नहीं जमता। मैं बद्धे संकट में पड़ डीएच गया। मेरी ओर से जितनी आपत्तियां हो सकती थीं, उन सब का जवाब बलदेव सिंह ने पहले ही से दे दिया था। इनको फिर दोहराना व्यर्थ था। इसके सिवा कोई जवाब न सूझा कि मैं जाकर साहब से कहूंगा। हाँ, इतना मैंने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया कि मुझे आशा नहीं कि मेरे कहने का विशेष ख्याल किया जाए, क्योंकि सरकारी मामलों में हुक्काम हमेशा अपने मातहतों का पक्ष लिया करते हैं। बलदेव सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, इसकी चिंता नहीं, तकदीर में जो लिखा है वह तो होगा ही। बस तुम जाकर कह भर दो। अच्छी बात है। तो कल जाओगे? हाँ अवश्य जाऊंगा। यह जरूर कहना कि आप चलकर तहकीकात कर लें। हाँ, ये जरूर कहूंगा। और यह भी कह देना कि बलदेव सिंह मेरा भाई है। झूठ बोलने के लिए मुझे मजबूर ना करो। तुम मेरे भाई नहीं हो। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। अच्छा, यह भी कह दूंगा। बलदेव सिंह को विदा करके मैंने अपना खेल समाप्त किया और आराम से भोजन करके लेटा। मैंने उससे गला छुद्दाने के लिए झूठा वादा कर दिया। मेरा इरादा हाकिम जिला से कुछ कहने का नहीं था। मैंने पेशबंदी के तौर पर पहले ही जता दिया था कि हुक्काम आम तौर पर
पुलिस के मामलों में दखल नहीं देते, इसलिए सजा हो भी गई तो मुझे यह कहने की काफी गुंजाइश थी कि साहब ने मेरी बात स्वीकार नहीं की। कई दिन गुजर गए थे। मैं इस वाकये को बिल्कुल भूल गया था। सहसा एक दिन बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे चरणों पर सिर रख दिया और अदब से एक किनारे खड़ीटीधा हो गया। बलदेव सिंह बोले, बिल्कुल बरी हो गया भैया। साहब ने दारोगा को बुलाकर खूब डांटा कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो। अगर फिर ऐसा झूठा मुकदमा लाए तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। दारोगा जी बहुत झेंपे। मैंने उन्हें झुककर सलाम किया। पचा पर घटी डढ़ियो पानी पड्डी टेढ़ी गया। ये तुम्हारी सिफारिश का चमत्कार है भाईजान। अगर तुमने मदद न की होती तो हम तबाह हो गए थे। ये समझ लो कि तुमने 4 प्राणियों की जान बचा ली। मैं तुम्हारे पास बहुत डरते डरते आया था। लोगों ने कहा था उनके पास नाहक जाते हो। वह बद्धा बेमुरौवत आदमी है। उसकी जात से किसी का उपकार नहीं हो सकता। आदमी वह है जो दूसरों का हित करे। वह क्या आदमी है जो किसी की कुछ सुने ही नहीं। लेकिन भाईजान, मैंने किसी की बात न मानी। मेरे दिल में मेरा राम बैठा कह रहा था, तुम चाहे कितने ही रूखे और बेलाग हो, लेकिन मुझ पर अवश्य दया करोगे। ये कहकर बलदेव सिंह ने अपने बेटे को इशारा किया। वह बाहर गया और एक बद्दा सा गट्ठर उठा लाया जिसमें भांति भांति की देहाती सौगातें बंधी हुई थीं। हालांकि मैं बराबर कह जाता था, तुम ये चीजें नाहक लाए, इनकी क्या जरूरत थी। कितने खंवार हो, आखिर तो ठहरे देहाती। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो साहब के पास गया भी नहीं, लेकिन कौन सुनता है। खोया, दही, मटर की फलियां, अमावट, ताजा गुद्द और जाने क्या क्या आ गया। मैंने कहने को तो एक तरह से कह दिया, मैं साहब के पास गया ही नहीं। जो कुछ हुआ खुद हुआ। मेरा कोई एहसान नहीं है। लेकिन उसका मतलब यह निकाला गया कि मैं केवल नम्रता से और सौगातों को लौटा देने का कोई बहाना ढूंढने के लिए ऐसा कह रहा हूं। मुझे इतनी हिम्मत न हुई कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता। इसका जो अर्थ निकाला गया वही मैं चाहता था। मुफ्त का एहसान छोड़ने का जीना चाहता था। अंत में जब मैंने जोर देकर कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करना, नहीं तो मेरे पास फरियादों का मेला लग जाएगा, तो मानो मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की और जोरों से की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सुझाव और शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।